नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो जी हां, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हमने आपको दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम सीएम हाउस जेल नहीं बन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर उनका ये इंटरव्यू अब से कुछ देर पहले प्रकाशित हुआ। और इस इंटरव्यू में उन्होंने इसके साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, जहां कोलकाता में सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था उसमें अब पुलिस की तरफ से चार्जशीट दायर कर दी गई है, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आखिर कौन कौन से खुलासे हुए बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो मौसम से जुड़ी। जी हां, संभल कर रहे क्योंकि अब जमकर बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। आखिर देश में किन किन राज्यों के लिए, किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में ही। साथ ही ताजा अपडेट भी अपने संवाददाताओं से लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां इजराइल ने यमन पर कहर बरपाया है। यमन की राजधानी जो है वहां पर ये कहर बरपाया गया और आसमान में आग के गोले ये देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। तो इस खबर पर भी विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही पहली प्रमुख खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अब से कुछ ही देर पहले एक वीडियो हमने देखा जिसमें विपक्ष पर जमकर बरसते हुए अमित शाह नजर आए। और इस दौरान विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि 130वां प्रस्ताव एक संविधान संशोधन है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयक सौंपेंगे। सदन में विधेयक को पेश न होने देना अलोकतांत्रिक है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या कोई सीएम या मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? जेल में रहकर सरकार चलाने का विकल्प विपक्ष चाहता है, क्योंकि जो विधेयक अभी हाल ही में पेश किया गया संसद के अंदर मॉनसून सत्र के दौरान, इस विधेयक से 30 दिन में जमानत लेने का प्रावधान है। और अगर किसी जो पीएम है या सीएम की कुर्सी पर बैठा हो या कोई मंत्री, अगर वो 30 दिन में जमानत नहीं ले पाता तो उसकी कुर्सी अपने आप ही चली जाएगी। किसी भी मामले में फैसला कोर्ट ही करेगा। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए और साथ ही अपना भी एक उदाहरण इस दौरान उन्होंने पेश किया। जेल से सरकार चलाना इस वक्त चिंता का विषय है, ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विधेयक में खुद को भी शामिल किया है। देश में कोई भी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो जेल से सरकार बिल्कुल नहीं चला सकता। संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधेयक पर गठित जेपीसी का हिस्सा विपक्ष को बनना चाहिए, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं इस वक्त बचता हुआ नजर आ रहा है और जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार विपक्ष कर रहा है। जेपीसी में दरअसल हर साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस संयुक्त कमेटी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे संसद में फिर पेश किया जाता है। इसके साथ ही इस विधेयक में जमानत मिलने के बाद अगर जमानत मिल जाती है तो एक बार फिर से आप शपथ ले सकते हैं, ये भी प्रावधान इस बिल के अंदर है। लेकिन विपक्ष जेल को सीएम हाउस और पीएम हाउस बनाना चाहता है। ऐसे में संसद आखिर कैसे चलेगी ये सिर्फ विपक्ष तय नहीं करेगा। और सीधे तौर पर हमलावर होते हुए गृहमंत्री अमित शाह नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा स्पीकर के अधीन है। धनखड़ जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी दक्षिण से आना स्वाभाविक है। ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई अब से कुछ ही देर पहले। लेकिन इसके साथ ही संसद में विपक्ष के रवैये पर तमाम सवाल उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को पेश ही नहीं होने देना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। आपको सुनाते हैं। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन
बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की ये मानसिकता, मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें आगे कहा कि अभी नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले कई एग्जाम्पल भी हम ऐसे देख चुके हैं। क्या कुछ कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और न्यूज मंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि और इसी पर प्रसन्नजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर जेल से सरकार चलाने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही एक स्पेशल इंटरव्यू हमने देखा न्यूज एजेंसी ANI के जरिए। और चलिए प्रसन्नजीत, आपके पास में वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का उससे पहले कर लेते हैं रुख। अगली महत्वपूर्ण खबर है साउथ कोलकाता से, जहां आपको बता दें कि साउथ। और चलिए न्यूज मंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा वहीं का पूर्व छात्र है और बाकी दोनों आरोपी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैव अहमद और प्रमित मुखर्जी को 26 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक चार्जशीट दायर की है। 658 पन्नों की इस चार्जशीट में फोरेंसिक डिजिटल साक्ष्य का भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही कई लोगों के बयान भी इसमें शामिल किए गए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसका DNA पीड़िता के सैंपल से मैच भी हो चुका है। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन किन धाराओं में दर्ज किया गया है ये पूरा मामला। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं DNA मैच, चार्जशीट भी दाखिल। तो कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी का DNA जो है वो अब मैच हो चुका है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म इस पूरे मामले को लेकर के। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसका पीड़िता के साथ जो सैंपल है वो अब मैच हो चुका है। इस बात की जानकारी इस चार्जशीट में दी गई है। कोलकाता पुलिस के 4 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट इस वक्त दाखिल की गई है। आपको बता दें कि ये चार्जशीट जो है वो 650 पन्नों की, यानी कि लगभग 658 पन्नों की ये चार्जशीट है जिसे दाखिल किया गया है। और इसके साथ ही इस चार्जशीट में
कई लोगों के बयान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य का भी जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। पुलिस की तरफ से 658 पेजों की ये चार्जशीट, इस चार्जशीट में करीब 80 लोगों के बयान भी शामिल किए गए हैं, उनके बयानों को भी इसमें शामिल किया गया। मेडिकल टेस्ट में गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन इसके साथ ही ये चार्जशीट तो दायर हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर किन किन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी मनोजीत पर BNS 70(1) के तहत आरोप तय किए गए हैं। मनोजीत जो है, जो मुख्य आरोपी है इस दुष्कर्म में, और कम से कम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान इसके जरिए होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजीवन कारावास तक जो सजा है वो बढ़ाई जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), धारा 77 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं इस चार्जशीट के जरिए। और इसके साथ ही BNS धारा 351(3), 140(3), 140(4) में भी आरोपी है। धारा 142, धारा 238 भी इसमें शामिल है। और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A, 66E को भी इसमें शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, हालांकि जैसे ही सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला सामने, उसके अगले दिन ही गिरफ्तारियां हो गई थी और अब पुलिस ने चार्जशीट भी दायर कर दी है और इस चार्जशीट में कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। प्रसन्नजीत, देखिए कृतिका, इस चार्जशीट के बाद एक बात तो तय हो गया है कि बंगाल में जितने सारे कॉलेज है और कॉलेज में जितने सारे स्टूडेंट यूनियन का रूम है, ये सारे जो अपराध की एक केंद्र बन गया है। और यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट यूनियन की रूम को शाम को भी इस्तेमाल किया गया और वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे उनको साथ में लिया गया, घर को खाली कराया गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो दुष्कर्म लड़की के साथ किया जा रहा था, उस वक्त मनोजीत की जो बाकी लोग थे, मतलब साथी, जिसको प्रमित और जय कहला जाता है, जो जिनका नाम चार्जशीट में है, तो जय अहमद कहला जा रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब ये माने हम ये कहना चाहता हूं कि ये कोई अचानक किसी का कोई दुष्कर्म करने का इच्छा हुई और दुष्कर्म कर लिया, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी एक दुष्कर्म है जिसमें साथ में लोग रखा गया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता ये अलग बात है, लेकिन ये लड़की अगर साहस करके पुलिस के सामने ना जाती, हो सकता है कि ऐसे कई सारे लड़की है जो पुलिस कंप्लेन करने से डरती है या शर्म के मारे पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाती है। लेकिन ये घटना ये साबित कर दिया है कि बंगाल में जैसे पहले हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी कॉलेज के अंदर इस तरह की एक दुष्कर्म देखे थे, और बाद में इस तरह से साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, वो भी एक सरकारी कॉलेज है। तो एक सरकारी कॉलेज का प्रेमिस बंगाल में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इसका एक सबूत है ये चार्जशीट। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, इस चार्जशीट में कई सारे बयानों का भी जिक्र किया गया है और बताया जा रहा है करीब 80 लोगों का बयान लिया गया है इसमें। हाँ देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल बाकी जितना डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए ये 80 लोगों की जो विटनेस है वो लिया गया था। इसमें कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी है जो इंचार्ज है, बाकी जो टीचर काउंसिल की मेंबर्स है उनका है। और ये समझने की कोशिश किया कॉलेज से, उसको डिस्कशित करने के बाद फिर कॉलेज में उनको कैसे टेम्पोररी जॉब मिल गया है, कैसे उन्होंने उसके बाद पूरे कॉलेज को अपने राज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो ये सारे चीजें इन लोगों से बात करके चार्जशीट में समेटा गया है। और इससे, जैसे मैं कह रहा था, इससे पता चल रहा है कि बंगाल में वैसे स्टूडेंट यूनियन का चुनाव तो पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन की छत्रछाया में हर एक कॉलेज में किस तरह से इस तरह की नौजवानों ने एक तरह की दादागिरी का एक माहौल बना के रखे हैं हर एक कॉलेज में, वो इससे साबित हो गया है। कृतिका, इसके साथ ही अब चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है प्रसन्नजीत, लेकिन अब आगे क्या कुछ और इसमें किया जाएगा? देखिए,
शुरू होना है, लेकिन जी ये काफी अच्छी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो पहले अपने आप को अनजान साबित करने की कोशिश में थे, वो भी पकड़ा गया था। और मैं कहूंगा कि आरजीकर में और आरजीकर के बाद लोगों ने जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव रखे हैं, इस तरह की दुष्कर्म होने के बाद आरजीकर में जैसे पूरे बात को छिपाने की कोशिश किया गया था, इस समय पे साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में सरकार इतना डर गई थी और पुलिस को भी अपना कुछ काम दिखाना जरूरी था। और शुक्रगुजार लोगों की होना चाहिए कि लोगों ने जो दबाव डाल के रखा है सरकार के ऊपर, तो इस लड़की को शायद इंसाफ मिल जाए और जल्दी से जल्दी इनका ट्रायल खत्म होके सजा घोषणा किया जाए। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इस वक्त चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का करते सीधा रुख। और अगली प्रमुख खबर है मौसम से जुड़ी। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बारिश कहर भी बरपा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने, लैंडस्लाइड और साथ ही बाढ़ की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, जिसमें लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं बारिश के कारण कई राज्यों में प्रमुख सड़कें भी बंद हैं, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। बात यूपी और बिहार की करें तो गंगा समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा बात अगर राजस्थान की करें तो वहां पर भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोटा, बूंदी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो अलग अलग जगहों से कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक तस्वीर मुंबई की भी है। वहां पर भी इस वक्त जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कई जगहों पर बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं। दिखाएंगे आपको अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें, साथ ही अपनी टीम से जानेंगे ताजा हालात। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बारिश से हाल बेहाल। तो आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश से फिलहाल हाहाकार की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तो कई जगहों पर अलर्ट भी इस वक्त जारी किया गया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि कई जगहों पर अलर्ट भी है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहां पर बादल फटने की कई सारी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम हुई, एनडीआरएफ की टीम हुई, वो लगातार जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मूसलाधार बारिश से वहां दिल्ली में भी इस वक्त बीते कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से कई सारी तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड में बारिश के बाद में अब भूस्खलन की घटनाएं कई सारी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जो यातायात है वो सबसे ज्यादा बाधित हो रहा है, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे हैं भूस्खलन की वजह से। मुंबई की बात करें तो जलभराव की समस्या महाराष्ट्र के मुंबई में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में इस वक्त बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल्लू और शिमला की दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साइड में दोनों तरफ, एक तरफ कुल्लू की तस्वीर है तो एक तरफ शिमला की तस्वीर है। और शिमला की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश ने पर्यटकों को काफी परेशानी में भी डाल दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कुल्लू की तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है, वो आप कुल्लू की तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, लेकिन इसके साथ ही 4 तस्वीरें और हैं अलग अलग जगह से जो इस वक्त सामने आई। ये तो बात रही पहाड़ी इलाके की, लेकिन इसके साथ ही पहाड़ी इलाके के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश से हाहाकार की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें अगर हम देखें तो बारिश से मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुंबई, दिल्ली और साथ ही राजस्थान और तमिलनाडु, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बारिश से अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानियां इस वक्त आम लोगों को हो रही हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद में कई जगह पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर मुंबई और राजस्थान की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो यातायात पर इसका सीधा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो गया है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो सोमवार का दिन है, सभी लोग सुबह सुबह उठ करके ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस मुसीबत का भी सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। शिमला से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं उर्मिला।
और साथ ही जयपुर से जुड़ रहे इस वक्त लक्ष्य आर्या। सबसे पहले उर्मिला, आपके पास में आना चाहेंगे, शिमला में किस तरीके का अलर्ट इस वक्त IMD की तरफ से जारी किया गया है? जी रितिका, बताएं तो अभी जो है बारिश थोड़ी थम चुकी है। राजधानी शिमला की बात करें, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है इनके लिए आफत बन चुकी है। खासकर कांगड़ा जिला की बात करें, कांगड़ा जिला का इंदौरा के वार्ड नंबर 3 और 4 पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जी, यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर हमें गाड़ियां तैरती हुई नजर आई, घरों में जो है पानी भर गया है और व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और जलस्तर बढ़ने से जो है जो डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है, तो लोगों को अलर्ट रहने की जो है चेतावनी भी दी गई है। तो ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः बारिश की वजह से जो है हालात बहुत ज्यादा जो है अस्त व्यस्त बने हुए हैं। इसके साथ ही चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला में भी बारिश के चलते जो है सड़कें अवरुद्ध है, भूस्खलन की जो चपेट में जो है सड़क मार्ग जो है आ रहे हैं। तो चंबा जिला और कांगड़ा जिला में निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश के 10 जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी शिक्षण संस्थान, निजी हो सरकारी हो, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो देखें तो प्रदेश के 12 जिले हैं, 12 जिलों में 10 जिले यदि अलर्ट पर हैं तो स्थिति जो है समझी जा सकती है कि किस तरीके से मौसम ने बनाई हुई है। इसके साथ साथ बिलासपुर की बात करें, हमीरपुर की बात करें और इसके साथ साथ लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति में मानसून की सीजन की सबसे पहली जो है बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो देखिए ये जो असंतुलन है वर्षा का हो बर्फबारी का हो देखने को मिल रहा है और पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे उर्मिला। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से लक्ष्य आर्या भी जुड़ रहे हैं। लक्ष्य, बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी भर गया, काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही है, खासतौर पर बूंदी और कोटा की तस्वीरें भी हमने देखी। लक्ष्य, बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। जो हालत है राजस्थान के अधिकांश जिलों में जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। कोटा, बूंदी सहित जो 16 जिले हैं वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में येलो अलर्ट तो 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट IMD द्वारा जारी किया गया है। वहीं हम जमीनी स्तर पे बात करें तो जमीनी स्तर पे जल भराव की स्थिति प्रमुखता बनी हुई है। कोटा, बूंदी और जो प्रमुख जिले हैं राजस्थान के, वहां पे न केवल जल भराव बल्कि जो यातायात है, जो आम जनजीवन है वो भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो रहा है, पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सीकर में जो रेल की पटरियां हैं वो डूबी हुई नजर आई। वहीं जो बाकी जगह हैं, झालावाड़ में जल भराव के साथ में नदी नाले उफान पर नजर आए। तो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है, परंतु साथ ही साथ में जो अहम बात है यहाँ पे कि आने वाले यानी आगामी 2 से 3 दिनों में भी स्थितियां सामान्य होती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि IMD द्वारा आगामी 2 दिन यानी 27 अगस्त तक ये पूर्वानुमान जताया गया है कि 27 अगस्त तक जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं होंगी। जो बारिश है उसकी तीव्रता में वृद्धि होगी जी। मध्यम से तेज और अति भारी बारिश अधिकांश राजस्थान में होने की संभावना है, परंतु जिस प्रकार से लगातार जो बचाव कार्य है कृतिका वो लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्षेत्र आता है, तो वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं CM भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से ये लगातार चेक किया जा रहा है कि किन जी कृतिका। ठीक है लक्ष्य, आपके पास में वापस आएंगे, साथ ही उर्मिला आपके पास भी वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप दोनों बने रहिए लगातार हमारे साथ और वापस रुक करेंगे मौसम का और जानेंगे मौसम के ताजा हालात। एक छोटा सा ब्रेक। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ शो। लगातार हम बात कर रहे हैं मौसम की, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे कई जगह पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से उर्मिला और साथ ही जयपुर से लक्ष्य आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिला, इस वक्त IMD की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया और अगले और कितने दिन तक बारिश लगातार वहां पर होती हुई नजर आ सकती है, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाका है? बिल्कुल कृतिका, मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक स्थिति यूं ही बने रहने के आसार जताए हैं और 30 अगस्त तक मौसम जो है यूं ही बरकरार रहेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा कम सक्रिय होगा, लेकिन मानसून की बारिश का दौर हमें यूं ही देखने को मिलेगा। लेकिन 24 घंटे से जो बारिश का दौर है आगामी 4 दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ आज सुबह की अगर अपडेट मैं आपको दूं तो धर्मशाला के साथ लगता एक क्षेत्र है, वहां 3 मंजिला मकान जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया है और चंबा में भी यही स्थिति बनी हुई है। भूस्खलन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला और साथ ही लक्ष्य आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।